नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर होम साइंस का आज प्रैक्टिस सेट देखेंगे दोस्तों। जो इसमें मोस्ट 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 50 क्वेश्चन के बाद फिर नेक्स्ट डे आप लोग को 50 क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों। तो टोटल मिला के आप लोग को कितना क्वेश्चन हो गया दोस्तों? तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग होम साइंस में कितना क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों? तो 100 क्वेश्चन पूछेगा। इसमें आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेशन में आज हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोग को झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए एक ये रामबाण की तरह साबित होगा दोस्तों, समझे। तो इसीलिए आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का जोर शोर से तैयारी करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग का बहुत ही कम दिन समय बचा है। कितना दिन बचा? मात्र 15 दिन बचा। इसीलिए आप लोग जोर शोर से तैयारी करते रहिए दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर का, क्योंकि ये मौका आप लोग को बार बार नहीं आने वाला है। इसीलिए आप लोग तैयारी में जम के लगे रहिए। तो चलिए आज हम लोग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो आप लोग को ये प्रैक्टिस सेशन है दोस्तों, जो आप लोग को प्रैक्टिस सेट है, जो आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों कि आप लोग को 50 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पा रहे हैं ये होम साइंस में। तो तब जाके आप पता चलेगा कि आप लोग को कितना सही हो रहा है होम साइंस में 50 क्वेश्चन में। तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? वृद्धावस्था में आहार संबंधित जो प्रमुख चिंताओं में से कौन सा एक है दोस्तों? इसमें कौन सा एक है? उसमें देखिए, पोषक तत्वों की कमी, वजन का कम होना, या शारीरिक गतिविधि की कमी, या दवाइयों की अधिकता। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोषण तत्वों की कमी की वजह से। आगे देखिए क्या है कि युवा अवस्था में आत्म सम्मय और पहचान की खोज किसकी विशेषता से है? तो किसकी विशेषता से है दोस्तों? ये मानसिक विकास से, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप लोग को मानसिक विकास से हो जाएगा। आगे देखिए क्या कि युवा अवस्था में मीडिया का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो किस क्षेत्र में अधिक होता है दोस्तों? शिक्षा में होता है, सामाजिक मानक में होता है, स्वधारण में या धारण में होता है, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त में सभी हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर शिक्षा भी होगा, सामाजिक मानक भी होगा, स्वधारण भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी हो जाएगा उपरोक्त में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार युवा अवस्था आत्म समझ और पहचान का महत्वपूर्ण काल होता है? तो ये सिद्धांत किनका है दोस्तों? तो पियाजे का सिद्धांत है, एरिक्सन का सिद्धांत है, फ्रायड का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है। तो क्या है, ये किसका सिद्धांत है दोस्तों? तो ये है आप लोग को किसका सिद्धांत है? तो ये है एरिक्सन का सिद्धांत है। जो आत्म समझ, ये किसकी सिद्धांत है दोस्तों? तो एरिक्सन की सिद्धांत है। आगे देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता युवावस्था में अधिक प्रकट होती है? तो कौन सा युवा अवस्था में अधिक प्रकट होती है दोस्तों? तो परिपक्वता, सामाजिक जागरूकता, आत्म केंद्रितता, या आत्मसंतोष। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? जो युवा अवस्था में अधिक प्रकट होता है, इस चारों में से कौन सा विशेषता है? तो ये आप लोग को मालूम है दोस्तों, कौन? आत्म केंद्रितता। देखिए क्या युवावस्था में परिवार और साथियों के साथ संबंधों का विकास किस क्षेत्र
को प्रभावित करता है। तो किस क्षेत्र को प्रभावित करता है दोस्तों? व्यक्तिगत विकास को, सामाजिक कौशल को, मानसिक स्वास्थ्य को, तो या उपरोक्त में सभी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप लोग को इसका उपरोक्त में सभी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, क्या है कि शारीरिक विकास के किस चरण में बच्चों के अंगों में गुणात्मक बदलाव होते हैं? तो किस अवस्था में होता है दोस्तों? ये भ्रूण काल में, या नवजात अवस्था में, या शिशुअवस्था में, या बाल्यकाल में होता है। तो किस में चेंज होता है दोस्तों? किस में गुणात्मक बदलाव? तो ये होता है आप लोग को दोस्तों बाल्यकाल में। देखिए, किस मोटर विकास कौशल में एक बच्चा वस्तुओं को पकड़ना सीखता है? तो किस में सीखता है दोस्तों? ये ग्रेस्पिंग में, या चलना में, या दौड़ना, या कूदना में। तो किस में सीखता है दोस्तों? तो ये ग्रेस्पिंग में सीखता है। आगे देखिए शारीरिक विकास में रिफ्लेक्स किसे कहते हैं? तो रिफ्लेक्स किसे कहते हैं दोस्तों? स्वैच्छिक गतिविधि को, अनैच्छिक प्रतिक्रिया को, या सोचने की प्रक्रिया को, या सामाजिक व्यवहार को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा अनैच्छिक प्रतिक्रिया को। तो देखिए दोस्तों, आप लोग लेडीज सुपरवाइजर का तैयारी जम्स की करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को होम साइंस में आप लोग कम से कम 60 से ऊपर लाइए दोस्तों, तब जाके। और पेपर 2 में जो आप लोग हिंदी या खोटा या कोई भी नागपुर रखेंगे उसमें 80 से ऊपर लाइए, तो तब जाके आप लोग को लेडी सुपरवाइजर में सिलेक्शन मिलने के लिए बहुत ही प्रबल संभावना होगा दोस्तों। क्योंकि आगामी जो भी एग्ज़ाम हुआ देखें, लैब असिस्टेंट, पीजीटी जो भी, और जेई के एग्ज़ाम, उसमें कटअप इतना हाई गया था दोस्तों। उस एग्ज़ाम में भी भीड़ उतना नहीं था, मगर कटअप इतना हाई गया कि पता नहीं 90-80% कटअप चल गया। तो इसीलिए आप लोग मत सोचिएगा कि लेडी सुपरवाइजर में 60-50 में ही कटअप चल जाएगा। आप लोग को अभी 80 आप लोग को कटअप जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग जोर शोर से तैयारी करते रहिए, समझे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अपना जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों पेपर को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए दोस्तों। तब जाके आप लोग को झारखंड महिला सुपरवाइजर में आप लोग सेफ जगह पर रहिएगा, जिससे आप लोग बाहर नहीं हो जाइएगा मेरिट से। तो आगे चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन में क्या है कि किस उम्र में बच्चों की कंकाल प्रणाली में सबसे अधिक विकास होता है? तो किस उम्र में बच्चों की कंकाल प्रणाली में सबसे अधिक विकास होता है? तो ये नवजात अवस्था में, शिशुअवस्था में, किशोरावस्था में, या यौवन में। तो किस में होता है दोस्तों? तो ये होता है आप लोगों को शिशुअवस्था में। देखिए, किस विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास का क्रम निश्चित है और सभी बच्चों के लिए समान है? तो किस में है दोस्तों? विकासात्मक सिद्धांत, लर्निंग सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या इंक्रीमेंटल सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 11 नंबर क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा है? विकासात्मक सिद्धांत। आगे देखिए, इसमें देखिए 11 2 बार टाइप हुआ है क्या? हाँ, देखिए दोस्तों 11 2 बार टाइप हुआ है। इसमें आप लोग को थोड़ा मिस्टेक हो गया है, समझे। इसीलिए आप लोग इसमें इसको 12 नंबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, डबल हो गया है। देखिए किस उम्र, देखिए किस उम्र की, नहीं किस नहीं है, क्या है? उस, यहाँ देखिए क्वेश्चन में थोड़ा उस नहीं है दोस्तों। उम्र के किस चरण में बच्चे शारीरिक साक्षात्कार और मोटर कौशलों के विकास में तेजी
में बदलाव अनुभव करते हैं। तो किस में करते हैं दोस्तों? नवजात अवस्था में, शिशुअवस्था में, पूर्व स्कूली अवस्था में, किशोरावस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि कौन सा जो है उम्र में कि शारीरिक साक्षात्कार और मोटर कौशलों के विकास में तेजी बदलाव का अनुभव होता है। तो किस में होता है दोस्तों? तो इसमें नवजात अवस्था में हो जाएगा। नवजात अवस्था में नहीं होगा दोस्तों, ये शिशुअवस्था में हो जाएगा आप लोग को। देखिए, संचार का कौन सा प्रकार जो शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों? तो कौन? अभिव्यक्तिपूर्ण संचार, बौद्धिक संचार, सामाजिक संचार या मौखिक संचार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आप लोग को मालूम होगा, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? ये हो जाएगा आप लोग को अभिव्यक्तिपूर्ण संचार हो जाएगा। आगे देखिए किस उम्र में बच्चों को वर्ड फॉर्म विकसित करना शुरू होता है? तो किस में होता है दोस्तों? किस उम्र में? तो ये आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, तो ये 1 से 2 साल के बीच में। देखिए, शारीरिक विकास में सेक्वेंस का क्या मतलब है? तो क्या मतलब है दोस्तों? विकास की गति, विकास की प्रतिक्रिया, विकास की धारणा या विकास का क्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो कि शारीरिक विकास में सेक्शन का क्या मतलब होता है? तो इसका क्या मतलब होता है ये आप लोग को मालूम होगा। तो ये आप लोग को क्या होता है? ये विकास का क्रम होता है। क्या होता है? विकास का क्रम हो जाता है। देखिए, मोटर कौशलों में फाइन मोटर कौशल किससे संदर्भित है दोस्तों? तो ये किससे संदर्भित है दोस्तों? तो ये आप लोग को पता होगा किससे संदर्भित है। तो ये छोटे अंगों की गतिविधियों से संबंधित है। अब देखिए, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए पर्यावरण से सीखते हैं? तो किससे सीखते हैं दोस्तों? तो ये सामाजिक सीखने की सिद्धांत से सीखते हैं। आगे देखिए, क्या अनुलंबीय स्वीकृति क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? ये सामाजिक समूह की स्वीकृति है, परिवार की स्वीकृति है, व्यक्तिगत स्वीकृति है, सांस्कृतिक स्वीकृति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर क्वेश्चन का, तो ये व्यक्तिगत स्वीकृति है। देखिए, भावनात्मक विकास में अधिकृत रेस्पॉन्स किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? भावनाओं का स्वच्छ प्रदर्शन, भावनाओं का दबाना, भावनाओं की पहचान या भावनाओं का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन। तो क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा आप लोग को, ये भावनात्मक विकास में अधिकृत रेस्पॉन्स किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आप लोग को भावनाओं का स्वच्छ प्रदर्शन को। आगे देखिए, देखिए किस उम्र में बच्चे अपने भावनात्मक अनुभवों को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं? तो किस में होते हैं दोस्तों? 6 से 12 महीना में, 1 से 1.5 साल में, 1 से 2 साल में, या 2 से 3 साल, या 3 से 4 साल में। तो किस में होते हैं दोस्तों कि किस उम्र में बच्चे अपने भावनात्मक अनुभव को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं? तो ये आप लोग को मालूम होगा किस उम्र में? तो 1 से 2 साल के बीच में। देखिए, प्रिंट मीडिया किस प्रकार में अखबार और पत्रिकाएं शामिल है? तो प्रिंट मीडिया में किस प्रकार के अखबारें और पत्रिकाएं शामिल है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये, या आप देखिए इसमें डिजिटल मीडिया है, सामान्य मीडिया है, या मुद्रण मीडिया। तो ये कैसा है दोस्तों? तो ये है आप लोग को मालूम होगा 20 नंबर क्या हो जाएगा? ये है मुद्रण मीडिया।
अब देखिए 21 क्वेश्चन में क्या कि प्रिंट मीडिया की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही नहीं है। तो कौन सी सही नहीं है दोस्तों? अस्थायित्व, त्वरित, अद्यतन, सुलभता, उच्च पहुंच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आप लोग को हो जाएगा त्वरित, अद्यतन हो जाएगा। आगे देखिए प्रिंट मीडिया की पहुंच मुख्यतः किस प्रकार के दर्शकों तक होती है। तो किस प्रकार दर्शकों तक होती है? स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, उपरोक्त में सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा स्थानीय जगहों पर। देखिए रेडियो कौन सी विशेषता इसे अन्य मीडिया से अलग करती है। तो दृश्य प्रभाव, सुलभता और तत्काल पहुंच, स्थायित्व, उच्च गुणवत्ता की छवियां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि रेडियो कौन सी विशेषता इससे अन्य मीडिया से अलग करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुलभता और तत्काल की पहुंच हो जाएगा। रेडियो का प्रसारण सबसे प्रमुख प्रकार क्या है। तो क्या है दोस्तों? तो इसमें देखिए कौन सा रेडियो का सबसे प्रमुख जो है प्रकार कौन सा है दोस्तों, जो प्रसारण होता है। तो इसमें आप लोग देखे होंगे रेडियो जब आप लोग बचपन में होंगे तो इसमें देखे होंगे कि अभी भी देख रहे होंगे इसमें क्या लिखा रहता है। तो इसमें आप लोग FM लिखा रहता है दोस्तों। देखिए रेडियो की पहुंच आमतौर पर किस स्तर पर होती है। तो रेडियो की पहुंच आमतौर पर किस स्तर पर होती है? स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो किस पर होती है दोस्तों? स्थानीय जगह पर। अब देखिए टीवी चैनल के किस प्रकार में समाचार, खेल और मनोरंजन शामिल है। तो देखिए टीवी चैनल में किस प्रकार के समाचार, खेल और मनोरंजन शामिल है। तो सार्वजनिक चैनल में, केबल चैनल में, या उपग्रह चैनल में, या उपरोक्त में सभी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आप लोग को मालूम हो, इसका सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सार्वजनिक चैनल में भी, केबल चैनल में और उपग्रह चैनल में भी। आगे देखिए क्या है कि सिनेमा घरों में किस प्रकार की प्रदर्शनी आमतौर पर की जाती है। तो किस प्रकार की जाती है दोस्तों? स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, या उपरोक्त में सभी। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो उपरोक्त में सभी हो जाएगा। देखिए टेलीविज़न की कौन सी विशेषता इससे अन्य मीडिया से अलग होती है। ये थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? ये तो रिपीटेड है, आप लोग देखें दृश्य और श्रवण अनुभव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए ICT का कौन सा रूप सबसे अधिक सुलभता प्रदान करता है। तो कौन सा करता है दोस्तों? मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, या सैटेलाइट टीवी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग को ICT का कौन सा रूप सबसे अधिक सुलभता प्रदान करता है। तो ये कहता है आप लोग को दोस्तों इंटरनेट करता है। आगे देखिए आप लोग को सिलेबस में दिया था आदिवासी का, आप लोग को वहाँ कल्चर आप लोगों को पढ़ना था। तो जो झारखंड में आदिवासी उन लोग का कल्चर पढ़ना, तो उससे 1-2 प्रश्न रहेगा दोस्तों आप लोग को होम साइंस में। तो देखिए झारखंड के आदिवासी जनसंख्या का मुख्य पेशा क्या है। तो मुख्य पेशा क्या है दोस्तों उन लोग को, आदिवासी लोगों का? तो कृषि पेशा है दोस्तों। जबकि शिल्प, व्यापार और शिकार ये सब पेशा नहीं है, समझे। उन लोग का पेशा क्या है? जो आदिवासी जो जनसंख्या उन लोग को, जो संथाल, उराव हो ये सब, मुंडारी, ये सबका पेशा मुख्य क्या है? कृषि पर निर्भर है दोस्तों। आगे देखिए झारखंड के आदिवासी का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो इसमें चारों में से कौन सा एक आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों? तो होली तो है नहीं है, दिवाली, होली भी है, दिवाली भी है, वो दशहरा भी है, वो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सरना पूजा होता है। उन लोग के लिए सबसे प्रमुख कौन सा त्यौहार है? तो सरना पूजा हो जाएगा।
देखिए संचार के कौन से प्रकार को औपचारिक संचार कहा जाता है? तो संचार के कौन से प्रकार को औपचारिक संचार कहा जाता है? तो इसमें देखिए मित्रों के बीच संवाद, कार्यस्थल पर ईमेल, परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत या सोशल मीडिया पर पोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि संचार में कौन से प्रकार औपचारिक संचार कहा जाता है? तो ये आप लोगों को कहा जाता है कार्यस्थल पर ईमेल। देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? तो इसमें कौन सा एक गैर मौखिक संचार का उदाहरण है दोस्तों? ईमेल, उपस्थिति, पत्रिका या कॉल। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये आप लोग को उपस्थिति है। देखिए परिवार में किसका कर्तव्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो किसका माना जाता है दोस्तों? तो माता पिता, बच्चों का या दादा दादी का। तो किसका रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों परिवार में? तो ये आप लोग को पता होगा किसका? पिता का होता है सबसे बड़ा रोल। किसका होता है? पिता का। यहाँ पिता का तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ होगा आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माता का रोल सबसे कर्तव्य होता है, महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों परिवार में, क्योंकि माता ही सारे घर को संभालती है। तो सबसे ज़्यादा कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण किसका है? माता का। देखिए परिवार का समाजीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? समाज, स्कूल, परिवार या सरकारी संस्थाएं। तो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ये की जाती है आप लोग को दोस्तों पता होगा ये परिवार के द्वारा। अब देखिए संसाधनों की उपयोगिता को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं? तो कौन से कारक होते हैं दोस्तों? स्थान होते हैं। देखिए बी और सी डी में क्या है? समय है, प्रौद्योगिकी है, सभी विकल्प सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 36 नंबर प्रश्न का तो ये सभी विकल्प सही है। देखिए कौन सा जो संसाधन जो मानव निर्मित नहीं है? इस चारों में से कौन सा जो संसाधन जो मानव निर्मित नहीं है दोस्तों? कौन सा है? प्लास्टिक है, जल है, धातु है, कपड़ा है। तो ये कौन सा है दोस्तों? ये आप लोग को मालूम है जल। कौन सा? जल। आगे देखिए। देखिए संसाधनों की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया जा सकता है? तो कौन सा कदम उठाया जा सकता है? उनका अति उपयोग, पुनःचक्रण, उनका त्याग, उनका निर्यात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि संसाधनों की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाए जाना चाहिए? तो ये आप लोग को जानना चाहिए कौन सा कदम? तो ये पुनःचक्रण उठाए जाना चाहिए। आगे देखिए क्या है? संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक कौन सा है? तो एक प्रमुख कारक कौन सा है? जनसंख्या वृद्धि, भूमि का उपयोग, प्रौद्योगिकी या सभी विकल्प सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो ये आप लोगों को तीनों है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि भी है, भूमि का उपयोग भी और प्रौद्योगिकी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सही है। पोषण और स्वस्थ स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण है इसमें? देखिए व्यक्तिगत अनुभव, सांस्कृतिक भिन्नताएं, सूचनात्मक कार्यशालाएं, स्वाद परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग को हो जाएगा सूचनाएं, कार्यशालाएं। देखिए पोषण शिक्षा के लक्ष्यों में शामिल नहीं है। तो पोषण शिक्षा के लक्ष्यों में शामिल कौन सा नहीं है दोस्तों? स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना, आहार की आदतों को बदलना, मोटापा कम करना, केवल एक खाद्य समूह पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग को 41 नंबर प्रश्न का केवल खाद्य समूह
पर ध्यान केंद्रित करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा इसमें क्वेश्चन थोड़ा देखिए 42 नंबर प्रश्न में क्या है कि शारीरिक फिटनेस के लिए सही पोषण कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो ये आप लोगों को कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये आप लोगों को पता होगा प्रोटीन। कौन सा, प्रोटीन। आगे देखिए इसमें क्या है 43 नंबर प्रश्न में कि खेलों के दौरान ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी खाद्य सामग्री सबसे उपयुक्त है। तो कौन सी खाद्य सामग्री सबसे उपयुक्त है दोस्तों, तो उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ, उच्च वसा युक्त पदार्थ, उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ, उच्च प्रोटीन युक्त पदार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग को उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ हो जाएगा। आगे देखिए देखिए प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ के दौरान पोषण संबंधित सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है दोस्तों बाढ़ के समय, तो ये पोषण की विविधता की कमी, पानी की कमी, उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, प्रोटीन की अधिकता। तो क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती कौन सा होता है इस चारों में से, तो ये होता है आप लोग को पोषण की विविधता की कमी हो जाता है। आगे देखिए देखिए युद्ध काल में पोषण के संदर्भ में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है। तो क्या होती है, खाद्य सामग्री की अधिकता, उच्च प्रोटीन की आवश्यकता, खाद्य सुरक्षा और अतिपूर्ण आपूर्ति है, अतिपूर्ण नहीं है, आपूर्ति की समस्या, केवल शाकाहारी आहार। तो क्या होगा दोस्तों, युद्ध काल में पोषण के संदर्भ में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है, तो ये क्या चिंता होती है, तो ये खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति की समस्या होती है। देखिए विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए पोषण की योजना बनाते समय कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, केवल कैलोरी की मात्रा, खाद्य पदार्थों की विविधता, व्यक्तिगत स्वाद की प्राथमिकता या खाद्य पदार्थों की रंगीनता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोग को खाद्य पदार्थों की विविधता हो जाएगा। अब इसमें देखिए शारीरिक फिटनेस के लिए दिनचर्या में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो ये आप लोग 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अब देखिए खेलों के दौरान मांसपेशियों की पुनर्निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ए का, प्रोटीन का देखिए, या आयरन का, या कैल्शियम का। तो सबसे महत्वपूर्ण किसका है दोस्तों, तो इसमें है आप लोग को ये प्रोटीन का है दोस्तों। आगे देखिए बाढ़ जैसे आपदाओं में बच्चों के लिए सही पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, बाढ़ जैसे आपदाओं में बच्चों की सही पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, कि केवल कैलोरी में बढ़ोतरी, विकासात्मक समस्याओं की रोकथाम, या शारीरिक वजन बढ़ना, या स्कैनिंग को बढ़ावा देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आप लोग को दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोग बाढ़ जैसे इसमें विकासात्मक समस्याओं की रोकथाम, नहीं इसमें हो जाएगा आप लोग को, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, दो जगह हो गया है, एक 11 जगह हो गया है, उसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा वहाँ मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, समझे। और यहाँ 15 में, यहाँ 15 की जगह क्या होगा,
50 की जगह आप लोग को हो जाएगा 50 की जगह 49 होगा। इसके लिए आप लोग को सॉरी माफ़ी मांगते हैं, जो 11 और 49 में गलती हो गया है उसके लिए, समझे, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, उसके लिए आप लोग घबराइएगा मत कि समझे कि कैसे आप लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट दिए हैं इससे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोग को लेडी सुपरवाइजर का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक।